Welcome back to class study. Hello friends. So, how are you? I hope you are fine. So, let us start chapter first of civics, that is power sharing. हम लोग इस वीडियो में फुल चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं सब डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को मिस तो मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम एक कंट्री है जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। तो अब बेल्जियम की कहानी सुनते हैं, जहाँ पर 59% डच स्पीकर थे जो कि फ्लैमिश रीजन में रहते थे, यानी नॉर्थ पार्ट ऑफ बेल्जियम, इन्हीं की मेजॉरिटी थी। 40% फ्रेंच स्पीकर थे जो कि वलोनिया रीजन में रहते थे, यानी कि साउथ पार्ट ऑफ बेल्जियम, और बचे 1% जर्मन स्पीकर थे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेजॉरिटी डच स्पीकर की थी, लेकिन अभी भी हम लोग इतनी जल्दी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हम लोग ने कैपिटल की बात नहीं की। कैपिटल यानी कि ब्रुसेल्स की। तो ब्रुसेल्स की कहानी ये थी कि वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकर थे और बचे 20% डच स्पीकर। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंच कम्युनिटी रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी कंपेयर टू डच कम्युनिटी, और डच कम्युनिटी की मेजॉरिटी तो थी पर कंट्री में थी और माइनॉरिटी थी कैपिटल में। तो अब इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि आखिर बेल्जियम ने ये सब कंट्रोल कैसे किया। तो ये सब उन्होंने कंट्रोल किया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसके हिसाब से फ्रेंच मिनिस्टर जितने हो उतने ही डच मिनिस्टर होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अब जब कभी भी लॉज कोई बनते तो दोनों ग्रुप से एग्रीमेंट चाहिए होते थे। अगर किसी एक ग्रुप ने यस कहा और दूसरे ने नो कह दिया तो वो जो लॉज होते थे उन पर एग्रीमेंट साइन नहीं होता था। एंड मोस्ट ऑफ द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मोस्ट ऑफ द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को मिल गई थी और स्टेट गवर्नमेंट एक अच्छी खासी पावर एंजॉय कर रहा था। अब हम लोग बात करें ब्रुसेल्स की, तो वहाँ पे भी यही सिस्टम फॉलो होता था कि इक्वल अमाउंट में रिप्रेजेंटेटिव दोनों ग्रुप के होने चाहिए। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना जिसके पास पावर था रिगार्डिंग टू देयर कल्चर, लैंग्वेज, etc ऑफ देयर ग्रुप। और अगर हम लोग आज बेल्जियम की कंडीशन देखें, सिचुएशन देखें, तो वो लोग अपने इस डिसीजन मेकिंग से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो लोग आज एंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेंगे जिससे हमें पता चले कि आखिर ये पावर शेयरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका जहाँ का लंकेश रावण था, 74% सिन्हाला स्पीकर थे श्रीलंका में जो कि बुद्धिस्ट कल्चर को बिलोंग करते थे। 18% तमिल स्पीकर्स थे। अब तमिल भी 2 टाइप्स की थी। पहला टाइप था ओरिजिनल तमिल जो कि रावण के ज़माने में बोला जाता था, और दूसरा था इंडियन तमिल जो कि इंडिया से कुछ माइग्रेटेड साउथ इंडियंस श्रीलंका में जाकर बोलते थे, क्योंकि उनकी मदर टंग तो इंडियन तमिल ही थी। तो ये लोग मेनली थे हिंदूज और मुस्लिम जो कि इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका गए थे, और जो बचे 7% वो दोनों बोल लेते थे। दोनों मतलब कि वो लोग सिन्हाला लैंग्वेज भी बोल लेते थे, तमिल भी बोल लेते थे। ये लोग क्रिश्चियंस थे। प्रॉब्लम अब शुरू होती है मेरे दोस्तों। तो प्रॉब्लम शुरू होती है जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी को फेवर करना स्टार्ट कर देती है और 1956 में सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना देती है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट अब बुद्धिज्म को ही सपोर्ट करेगी और सिन्हाला बोलने वाले पीपल्स को जॉब और एडमिशन आसानी से मिलने लगे। अब जो तमिल बोलने वाले व्यक्ति थे उन लोग को कुछ अलग अलग सा लगने लगा। तमिल स्पीकर अलग अलग सा महसूस कर रहे थे।
क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उन्हें लगने लगा कि गवर्नमेंट उनकी केयर नहीं करती है और उनसे राइट टू इक्वलिटी छीनना चाहती है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट की आग बढ़ने लगी। तमिल स्पीकर रिएक्ट करने लगे थे। वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे। वो लोग डिमांड कर रहे थे अपनी एक सेपरेट सोसाइटी की, जहां पर वो लोग अपने तरीके से रहेंगे। पर इनकी ये डिमांड भी मानी नहीं जा रही थी, जिस वजह से सिविल वॉर होने लगा था। वहाँ इकोनॉमिक लॉस भी होने लगा था और वहाँ की कंडीशन टेरिबल हो चुकी थी, यानी भयानक हो चुकी थी वहाँ की कंडीशन। अब हम लोग 2 केस पढ़ चुके हैं। पहले केस में तो खुशहाली बरस रही थी, और अगर आज हम लोग श्रीलंका जाएं तो हमें डिफरेंशिएशन मिल ही जाएगा। अब हम लोग 2 सिचुएशन पढ़ चुके हैं, जिससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पावर शेयरिंग रिड्यूस करता है डिस्प्यूट और फाइट को। ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को, और ये डेमोक्रेसी की आत्मा में भी है, यानी स्पिरिट में भी है। तो चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला टाइप आता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। इसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव होते हैं। इन सब की पावर इक्वल होती है। अब बात आती है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। सबसे टॉप पर होता है इंडियन गवर्नमेंट, सेकंड नंबर पे होता है यूनियन गवर्नमेंट, थर्ड नंबर पे होता है स्टेट गवर्नमेंट और फोर्थ नंबर पे होता है लोकल गवर्नमेंट। ये सब बातें तो तुम्हें पता ही है। अब एक और डिवीजन ऑफ पावर आता है, वो आता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जो आजकल गठबंधन वाली सरकार नहीं बन रही है, पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel and share this video to your friends. Thank you.